गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लेक्चर में हम एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है जिसके कारण वो अपनी शेप और साइज को रिगेन कर सकता है जैसे ही आप उसके ऊपर से लोड को रिमूव करते हो। अगर कोई मटेरियल के ऊपर आप लोड लगाओगे तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी। जब उस लोड को हम हटा देते हैं तो अगर वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर सकता है तो वो इलास्टिक है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, सभी मटेरियल इलास्टिक होते हैं, जितने भी सॉलिड मटेरियल है वो सभी इलास्टिक होते हैं। वो डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी कितनी है। कोई ज़्यादा इलास्टिक होता है, कोई कम होता है। इसका मतलब ये है, कोई मटेरियल, एग्जांपल से समझाते हैं आपको। मान लीजिए दो मटेरियल हैं आपके, ठीक है। दोनों पे पहले आपने इस पे देखा कि सपोज आपने इस पे 20 न्यूटन लोड लगाया, ठीक है। लोड लगाया, लोड लगाने के कारण डिफॉर्मेशन हो गई। इसका डायमीटर कम हो गया, लेंथ ज्यादा हो गई, ठीक है। अब आपने जैसे ही इसको रिमूव किया 20 न्यूटन को, तो इसने अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। मान लीजिए पहले डायमीटर इसका d था और लेंथ l थी, बाद में इसका डायमीटर क्या हो गया, d1 हो गया, लेंथ आपकी l1 हो गई। अगर ये रिमूव करने के बाद अगेन अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर रहा है 20 न्यूटन पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये 20 न्यूटन लोड तक इसकी इलास्टिसिटी है। उसी टाइप से मान लेते हैं कोई और मटेरियल है, वो आपका, जब हमने इसको 20 न्यूटन लोड लगाया तो ये डिफॉर्म हुआ, बट जब हमने लोड को हटाया तो ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये इस रेंज में इलास्टिक नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है। तो इलास्टिसिटी, हर मटेरियल इलास्टिक होता है बट उसकी रेंज डिफरेंट होती है। कोई ज्यादा इलास्टिक होता है, कोई कम इलास्टिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझते हैं कि आप कैसे बताओगे कौन सा पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। तो वो होता है आपका यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी यंग्स मॉडुलस की, वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू regain its original shape and size, shape and size, shape and size after the removal of load, after the removal of load, आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। दैट मीन्स सिंपल है कि अगर मान लीजिए ये कोई मटेरियल है आपका, इस पे मैं लोड लगाता हूँ, ठीक है। तो ये एक आपको दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो जब इस पे मैं लोड लगाऊंगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर कम हो जाएगा। तो अगर मैं लोड को हटा दूंगा तो अगर ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, वो प्रॉपर्टी ही इसकी इलास्टिसिटी बुलाती है, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि कितना लोड लगाया हुआ है। तो ये तो है नहीं कि कितना भी लोड लगा लो अब रिगेन कर लेगा। तो कुछ लिमिट्स होती है, कुछ वैल्यू होती है इलास्टिसिटी की। अगर मैं कहता हूँ 10 न्यूटन तक ये अपना रिगेन कर रहा है तो इसका मतलब अंडर 10 न्यूटन इट इज इलास्टिक। बट मान लीजिए मैंने इस पर 11 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पा रहा है, ओरिजिनल शेप और साइज को। इसका मतलब इसकी रेंज, जो इलास्टिक की रेंज है वो 10 न्यूटन तक थी, आप उससे ज़्यादा निकल गए आगे, वो उसमें इलास्टिक नहीं होगा। तो ये चीज़ हम कर्व अभी आपको ग्राफ से भी समझाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये क्या होती है इलास्टिसिटी। ये एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की जिससे वो अपनी शेप और साइज को रिगेन कर लेता है। कब? जब लोड को आप रिमूव करते हो उसके ऊपर से, ठीक है। जो लोड उस पर लगा हुआ था उसको आप जब रिमूव करोगे तो अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ सकता है तो उसका मतलब वो उस रेंज में इलास्टिक है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई मटेरियल है विच इज इलास्टिक इन द रेंज ऑफ पी लोड। पी लोड में वो क्या है, सपोज हम इसकी वैल्यू लेते हैं, सपोज 200 न्यूटन तक वो
क्या है आपका इलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज उसकी लेंथ एल है आपकी, ठीक है, और आपका डायमीटर कितना है उसका, सिलेंड्रिकल लेते हैं इसको, तो ये ओरिजिनल शेप थी इसकी, ये डायमीटर डी है। लोड लगाने के बाद इसकी कंडीशन क्या हो गई, लोड लगाने के बाद इसकी कंडीशन ये हो गई कि इसकी लेंथ आपकी L1 हो गई और डायमीटर आपका इसका D1 हो गया। वैल्यू ले सकते हो, सपोज आप वैल्यू लेते हो कि लेंथ आपकी सपोज 20 mm थी पहले, डायमीटर आपका 5 mm था, बाद में लेंथ इसकी हो गई 30 mm और डायमीटर हो गया 2 mm। ठीक है, मैंने कितना लोड लगाया है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन लोड, 20 न्यूटन लोड लगाने के बाद, लोड लगाने के बाद इसकी लेंथ 20 से 30 हो गई और इसका डायमीटर जो कि पहले कितना था 5 mm, 5 mm से 3 mm हो गया आपकी, ठीक है, 5 mm से 3 mm हो गया। तो अगर मैं कहता हूं कि इस रेंज तक इलास्टिक है, इसका मतलब ये हुआ कि 200 न्यूटन लोड को जब मैं रिमूव करूंगा तो ये अपने इसी शेप में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो लोड लगाने के बाद ये इस कंडीशन में आ गया था, ठीक है, ये इसकी फाइनल, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, ये ड्यूरिंग लोड, ड्यूरिंग लोड एक्टिंग, ठीक है, जब लोड लग रहा था। अगर फाइनल भी आपकी वही शेप आ जाए, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड सेम कंडीशन आ जाए आपकी 20 mm और ये कितना आ जाए आपका, ये भी आ जाए आपका 5 mm आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये 200 न्यूटन तक ये इलास्टिक है, इसकी रेंज क्या है 200 न्यूटन तक है। ठीक है, तो ये तो एक समझाने वाले तरीके से हो गया। अब इसको हम पैरामीटर कौन सा लेते हैं, इसको हम बुलाते हैं यंग्स मॉडुलस। आगे इसको दिखाते हैं भी आपको हम। तो अभी इसकी डेफिनेशन आप समझ गए हो, डेफिनेशन का मतलब भी समझ गए हो क्या है कि जो लोड लगा हुआ है जब इसको हम हटा देंगे तो अगर वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर रहा है, शेप और साइज को रिगेन कर रहा है, तो इसका मतलब वो उस लोड तक इलास्टिक है। ठीक है, अब देखिए इसको डिफाइन करने के लिए हुक्स लॉ की हम हेल्प लेते हैं। हुक्स लॉ ने क्या बताया, एक साइंटिस्ट आए थे हुक्स लॉ, उन्होंने बोला था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मैं इसको ग्राफ से समझाता हूं आपको। उन्होंने हमें ये बताया था, मान लीजिए ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ठीक है, तो पहले स्ट्रेस मत लिखिए आप, पहले लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में बनता है पहले एक्चुअली। तो यहां पर मान लीजिए आपका फोर्स है, ठीक है, और यहां पर डिफॉर्मेशन है, फोर्स है डिफॉर्मेशन। तो उन्होंने बोला कि इलास्टिक लिमिट तक जितना फोर्स लगाओगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफॉर्मेशन होती रहेगी। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने पहले कोई मटेरियल ले लीजिए, उस पर लगाइए आप, मान लीजिए स्टील है मेरे पास और स्टील की रॉड है, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ आपकी सपोज L इज द ओरिजिनल लेंथ एंड D इज द डायमीटर। अब इस पे हम लोड लगाना स्टार्ट करेंगे और इस लोड की वैल्यू को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, इस पे P लोड में लगाऊंगा और P वो लोड की वैल्यू धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। डायमीटर इसका D है, तो ओरिजिनल डायमेंशन आपको समझ में आ गई होगी, L इज द ओरिजिनल डायमेंशन लेंथ एंड A इज द ओरिजिनल एरिया, π/4 D स्क्वायर। अब ये कंडीशन है, ये मटेरियल है मेरा जिसपे मैं ये हुक्स लॉ लगा रहा हूं। तो इस मटेरियल ने मुझे ये बताया था कि अगर ये मटेरियल आपका इलास्टिक लिमिट तक इस पे आप लोड करोगे तो जो आपका फोर्स और डिफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये आपका 100 न्यूटन तक क्या है, इलास्टिक रेंज में है, मतलब 100 न्यूटन तक आप लोड लगाओगे तो
वो आपका ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। तो इसका मतलब आपने लगा के देखा, मान लीजिए पहले आपने 10 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन में डिफॉर्मेशन बढ़ी आपकी, उसके बाद आपने 20 न्यूटन लगाया, ठीक है, उसी टाइप से आप बढ़ाते चले गए लोड को। आपने यहाँ पर लगाया दिस इज योर 100 न्यूटन, तो यहाँ पर आपने 100 न्यूटन के फोर्स को लगा दिया। तो आपने देखा कि यहाँ तक ये पॉइंट आपको अचीव हो रहा है। तो जैसे ही मैं 100 न्यूटन को हटाऊंगा तो वापस यहीं पर पहुंच जाएगा मटेरियल, ठीक है। ये इसकी डिफॉर्मेशन है, कितनी डिफॉर्मेशन हुई यहाँ पर, सपोज ये 1 mm हुई, इसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ती गई उसी टाइप से यहाँ पर आपकी 1 2 3 4, सपोज यहाँ पर आपकी 5 mm डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये हम बनाते हैं, एक्चुअल में होता है फोर्स वर्सेस डिफॉर्मेशन। बस मुझे पता है कि एरिया इसका फिक्स है, ठीक है, फिक्स ओरिजिनल एरिया फिक्स है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा एरिया से, तो ये, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं ओरिजिनल डायमेंशन से, ठीक है। तो आप ओरिजिनल लेंथ बोल लीजिए, ओरिजिनल लेंथ से, तो ये क्या बन जाएगी, ये स्ट्रेन बन जाएगी आपकी, और ये बन जाएगा स्ट्रेस। इस टाइप से हम इसको बोलते हैं कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, एक्चुअली ये किसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, फोर्स वर्सेस डिफॉर्मेशन के बीच में, ठीक है। तो फोर्स मैंने यही बोला था कि ये इलास्टिक लिमिट है आपकी, इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनल लिमिट्स को हम हटाते हैं, तो स्ट्रेस को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से एंड स्ट्रेन को करते हैं एप्सिलॉन से। जब आप इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम बुलाते हैं यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ई क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो ई का क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड है यंग्स मॉडुलस, यंग्स, और इसका एक और भी नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब जो इलास्टिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी इलास्टिक, उतना ही मटेरियल इलास्टिक होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई दो मटेरियल है कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालनी है। जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी यंग्स मॉडुलस की, वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। तो अब कंपैरिजन करते हैं दो मटेरियल को। हमें दो मटेरियल हमेशा कंफ्यूजन रहता है, रबड़ और स्टील में कौन सा ज्यादा इलास्टिक है। तो अभी देखते हैं, देखिए दो मटेरियल को हम ले रहे हैं, कौन कौन सा मटेरियल है आपका, एक रबड़ है और एक आपकी स्टील है। चलिए पहले हम स्टील को लेते हैं, सपोज ये यहाँ पर स्टील है आपका और यहाँ पर ले रहे हैं रबड़। दोनों की, हम दोनों का एक मटेरियल लेते हैं जिसकी शेप और साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम एक रॉड ले रहे हैं, ये स्टील की रॉड है और ये रबड़ की रॉड है आपकी। दोनों की लेंथ L है आपकी और डायमीटर आपका D है। इसकी भी लेंथ L है और डायमीटर D है। इसका मतलब, और जो आपकी दो रॉड ली है हमने, दो रॉड की लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है। इसका मतलब उनकी ओरिजिनल शेप एंड साइज बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब इन दोनों पे हम लगाते हैं लोड, ठीक है। इन दोनों पे लोड लगाते हैं P, इस पे लगाया और P ही लोड इस पे लगाया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, P लोड इस पे लगाइए और P ही लोड इस पे लगाइए, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ लोड लगाया, ठीक है। P इज द लोड विच इज एक्टिंग ऑन दी रबड़ एंड दी स्टील बार। दोनों रॉड में, या इसको बार बनाइए, दोनों के अंदर आपका कितना लोड लगाया हमने, P। तो अब हमें देखना है कि किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस निकालते हैं हम, ठीक है। चलो यंग्स मॉडुलस क्या होगा अभी हमने देखा था। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपका, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया,
इसको हमने पी से डिनोट किया है फोर्स को, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये तो स्ट्रेस हो गया आपका, ठीक है। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये किसके लिए है, अभी हम स्टील के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी स्टील वाली वैल्यू होगी और ये भी। तो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये ऊपर चला जाएगा ओरिजिनल लेंथ आपका। अब देखिए हमने फोर्स कितना लगाया है P, एरिया कितना है A, ठीक है, एरिया ऑफ द स्टील। लेंथ ओरिजिनल लेंथ L ली थी हमने। अब चेंज इन लेंथ इसको हम डेल एल एस बुलाते हैं, चेंज इन लेंथ बाय दिस लोड। अब वो डिफरेंट होगी, स्टील के लिए जब हम लोड लगाएंगे तो कुछ डिफरेंट लेंथ में चेंज होगी, रबड़ के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखो P, A और L डिवाइडेड बाय डेल एस। उसी टाइप से हम अब रबड़ में लगाते हैं। तो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस कैन यंग्स मॉडुलस कैन रिटन एज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो ये P डिवाइडेड बाय A इंटू L डिवाइडेड बाय डेल एल, ठीक है। ये किसके लिए है, रबड़ के लिए। किसका है, रबड़ के लिए। अब देखिए रबड़ की लेंथ भी L थी, एरिया A था, दोनों की डायमेंशन सेम है। तो L और A दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, P डिवाइडेड बाय A इंटू L डिवाइडेड बाय डेल एल। देखो डेल एल अलग होगा, चेंज इन लेंथ अलग होगा, दिस, ठीक है। तो ये ES की वैल्यू आ गई, वो ER की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, दोनों की जो सेम वैल्यू है, अगर दोनों को डिवाइड करते हो आप, ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये इक्वेशन आपकी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ES डिवाइडेड बाय ER, ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय डेल एल एस डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय डेल एल आर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन लेंथ फॉर द रबर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ फॉर द स्टील। अब देखिए चेंज इन लेंथ, अब ये तो आपको सभी को पता है कि रबर स्ट्रेचीनेस ज्यादा होती है, रबड़ में ज्यादा खिंचाव होता है। स्ट्रेचीनेस अलग चीज होती है, इलास्टिक अलग होती है। अगर आपसे पूछते हैं कम लोड पे कौन ज्यादा स्ट्रेच होगा, तो रबड़ ज्यादा स्ट्रेच होती है। इसका मतलब चेंज इन लेंथ किसकी ज्यादा होगी, रबड़ की या स्टील की। अगर सेम लोड में लगाता हूं तो किसमें चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, रबड़ में ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां से आपको ये आइडिया लग गया होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ द रबड़ इज ग्रेटर देन द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील, क्योंकि इसकी स्ट्रेचीनेस ज्यादा होती है, इसमें खिंचाव ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछते हैं विच इज मोर स्ट्रेचीनेस, विच इज हैविंग मोर स्ट्रेचीनेस, स्टील और रबड़, तो स्ट्रेचीनेस तो हमेशा रबड़ की ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेल एल आर जो है आपका वो ग्रेटर होगा इससे। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ग्रेटर देन 1। तो यहां से आपको ये पता लग गया कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, ठीक है। Hence steel is more elastic, hence steel is more elastic। तो यहाँ पर इसको अब कर देते हैं। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द रबर। सेम मटेरियल पे सेम डायमेंशन लेके हमने ये प्रूफ कर दिया कि रबर मटेरियल की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रबर, स्टील की ज्यादा होगी। इसीलिए हम इसे दैट इज क्या बोल सकते हैं, स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। अब इसको एक्चुअली आप नेट पे जाओगे तो वैल्यू भी दे रखी है, कितनी वैल्यू होती है यंग्स मॉडुलस की। एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेट पहले ही किया जा चुका है। तो स्टील की जो होती है आपकी, ये होती है अराउंड 200
गीगा पास्कल, ठीक है। और जबकि जो आपका रबड़ होती है, रबड़ की होती है ऑलमोस्ट 0.01 से 0.1 जीपीए। तो आप देख पा रहे हो काफी ज्यादा कम है। यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़ इज वेरी लेस देन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि जो ये बहुत ज्यादा होती है इससे। तो स्टील इज वेरी वेरी मच इलास्टिक देन दी रबड़। स्टील आपका रबड़ से बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। अब ये कैसे निकाला होगा, आप ये पूछोगे सर ये 200 जीपीए वैल्यू कैसे निकालनी होगी। उसका वही तरीका होता है, हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है उसमें लगाते हैं इस मटेरियल को और लोड को बढ़ा के देखते हैं। तो जितने लोड पे वो मटेरियल अपने लोड को लगाते हैं फिर हटा के देखते हैं, तो जितने लोड पे वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर पाता है तो वो उस ग्राफ के हेल्प से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जब हम हुक्स लॉ को पढ़ते हैं तो जब ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये ग्राफ इस टाइप से बनता है, पहले ही बताया था आपको भी ये। तो इसमें जो स्लोप होता है, ठीक है, ये जो आपका स्लोप है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये स्लोप, यही आपका, इस स्लोप को ही हम क्या बुलाते हैं, यंग्स मॉडुलस। क्योंकि ये देखो ये तो स्ट्रेस हो गई आपकी, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेन हो गई, ठीक है, ये स्ट्रेस हो गई, स्ट्रेन, ये आपका यंग्स मॉडुलस होता है, ये वाला। तो जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस, जितना ज्यादा स्लोप होगा तो ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कर्व से भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा मटेरियल इलास्टिक है, कौन सा कम इलास्टिक है। इलास्टिक तो सभी है, ज्यादा इलास्टिक कौन है, कम इलास्टिक। तो उसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम ज्यादा इलास्टिक है या स्टील, तो आपको ये देखना होगा कि उसकी यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस आपके एल्युमिनियम का कम होता है स्टील से, तो वो भी स्टील एल्युमिनियम से भी ज्यादा इलास्टिक होती है, कॉपर से भी ज्यादा होती है। तो आपको पहचानना काफी इजी हो जाएगा अगर आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, कुछ वैल्यू आपको अगर लर्न कर सकते हो तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा होती है यंग्स मॉडुलस की, ठीक है। अगर आप एल्युमिनियम कॉपर की बात करो तो उनका ऑलमोस्ट 80 to 90 जीपीए के राउंड होता है, तो वो भी काफी लेस होते हैं। ये 200 जीपीए है, बहुत ज्यादा होता है। तो स्टील आपका बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, इसलिए माइंड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रबड़ को हम ज्यादा खींच पाते हैं। वो खींचना उसकी स्ट्रेचिनेस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। खींचना अलग चीज होती है, क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर पा रहा है या नहीं, वो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो स्टील बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होता है रबड़ से। सो थैंक यू।